हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया ड्यूअल कंसेप्ट के अंतर्गत दी गई डी ब्रोगली इक्वेशन में उस वेव नेचर का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन जो कि डेविसन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा वेरिफिकेशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगली समीकरण का क्या उपयोग है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या है? ये डी ब्रोगली समीकरण है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। इस इक्वेशन का क्या उपयोगिता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो इसकी उपयोगिता बोर कंसेप्ट में बहुत अधिक है। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु संरचना को समझाने का जब प्रयास किया गया तो उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षों में गति करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में गति करेगा, इसके लिए कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में गति करेगा जिस कक्ष में उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, जिसे हम इक्वेशन के रूप में लिखते थे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का n मल्टीप्लाई, जहाँ n का वैल्यू पूर्णांक संख्या है। तो ये जो नील्स बोर ने अजम्पशन दिया कोणीय संवेग का, ये कैसे प्राप्त हुआ? ये उस समय नील्स बोर ने एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया था। ये जो अजम्पशन है, इस अजम्पशन को हम डी ब्रोगली समीकरण का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अजम्पशन को प्रूव करने में या प्राप्त करने में डी ब्रोगली समीकरण का उपयोगिता है। वो कैसे? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में बिहेव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में किसी कक्षा में गति करेगा, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा है जिसमें वो गति कर रहा है। जब तरंग के रूप में वो गति कर रहा है तो उसकी तरंग का जो मूवमेंट है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने उसका जो वेव मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार से जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तरंग इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। जब ये इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये वेव का एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर इसका नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन का या उस तरंग का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कहें कि तरंग के रूप में इस प्रकार का मूवमेंट या इस प्रकार की जो गति है वो नहीं होगी। इस गति को या इस कंडीशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार पथ में किस प्रकार से गति करना चाहिए? जैसे यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन ने अगर मूवमेंट किया है तो उसका जो वेव है
वो वेव इस प्रकार से, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की तरंग ने मूव करना स्टार्ट किया था और यहाँ ये अपना एक राउंड पूरा करने के बाद में वापस उसी पथ पर मूवमेंट कर रही है, उसी पथ पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो आयाम है वो वही होगा जो पहले था। तो इस कारण जो व्यतिकरण या विनाशी जो व्यतिकरण वाली कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं होगी, और नहीं होगी तो उस तरंग का या तरंग वाली जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जिस्टेंस होगा। तो हम कहते हैं कि इसी प्रकार का मूवमेंट होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं इन फेज कला में, ये कला से बाहर और ये कला में मूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का। जब इस प्रकार से मूवमेंट होगा तो हम कह रहे हैं कि ये कंडीशन सही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम डी ब्रोगली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ये जो नील्स बोर का कंसेप्ट है कि mvr का वैल्यू h/2 का n मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन की तरंग है तो यहाँ पर ये इसका उच्चिष्ट, फिर ये निम्निष्ट और ये इसका वापस उच्चिष्ट, और इसके बाद में ये इसका उच्चिष्ट। तो क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्डा का इम्पोर्टेंस है तो हम वो लैम्डा मेजर करना चाहते हैं। इस तरंग के लिए जो लैम्डा वैल्यू है वो क्या होगी, लैम्डा या तरंग दैर्घ्य क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत उच्चिष्ट या निम्निष्ट के बीच का दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, लैम्डा। तो ये कंप्लीट लैम्डा है। फिर यहाँ से अगला उच्चिष्ट वापस ये आया तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या, लैम्डा। तो कितने लैम्डा बन गए, 2 लैम्डा। या हो सकता है कि ये जो इनका ये डिस्टेंस है वो कम हो तो यहाँ पर और अधिक क्रॉस सेक्शंस हो सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर इन फेज मूवमेंट हो रहा है तो इस वर्ताकार पथ में या तो हमें 1 लैम्डा वैल्यू प्राप्त होगी या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा। दैट मीन्स जो टोटल परिधि है इस वर्ताकार पथ की 2πr, इस वर्ताकार पथ की जो परिधि है 2πr, उसका वैल्यू लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा जब इन फेज मूवमेंट है, और इन फेज मूवमेंट ही होना चाहिए। तो वर्ताकार पथ का जो परिधि है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा इस इन फेज मूवमेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि यहाँ पर जो लैम्डा है वो लैम्डा वैल्यू हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग होता है h/mv। इसलिए जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2πr इज इक्वल टू n इंटू h/mv। और जब हम 2π को पक्षांतरण करके इस तरफ लेके आ जाएं और mv को इस तरफ लेके जाएं तो क्या बनेगा इक्वेशन, mvr इज इक्वल टू n इंटू h/2π। तो ये हमें डी ब्रोगली एजम्पशन का जो इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कक्ष में गतिशील होने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होगा या h/2π का कितना गुणज है। इस तरह से ये डी ब्रोगली इक्वेशन का एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा आपके जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में आपको ये करना है
कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, शॉर्ट नोट ऑन ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति कंसेप्ट पे आपको एक संक्षिप्त नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आज इतना ही इस लेक्चर में। ओके, थैंक यू।